आज हम गोविंद मिश्र के द्वारा रचित उपन्यास धूल पौधों पर के नायक की चारित्रिक विशेषताओं की बात करेंगे। जब हम किसी को नायक या नायिका का नाम देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वो जो संपूर्ण कथा है वो उस नायक या नायिका के इर्द गिर्द ही बुनी गई है। प्रेम प्रकाश जो हैं इस उपन्यास के अंदर कथा नायक बन कर के सामने आते हैं। उनका जो प्रमुख चरित्र दिखाई देता है वो एक समाज शास्त्री हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने समाज सेवा का भी एक प्रण ले लिया है। और ये जो कथा है प्रेम प्रकाश के इर्द गिर्द उनके चरित्र को लेकर के, उसमें जो कमियां हैं, जो विशेषताएं हैं, उनको लेकर के एक ताना बाना जो है बुना गया है। अगर हम मूल रूप से देखें तो उनके अंदर क्या है कि एक समाज सेवी का रूप उन्हें यहाँ पर दिया गया है। इसमें बहुत सारे प्रसंग ऐसे आते हैं जहाँ पर वो दिखाते हैं कि उनकी समाज के अंदर कितनी प्रतिष्ठा है, किस प्रकार उन्होंने कई संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित भी किया है। उनका जीवन है वो बहुत व्यस्त रहता है क्योंकि उन्होंने जो समाजशास्त्र के ऊपर जो कार्य किया है उसके व्याख्यान देने के लिए वो यदा कदा कई स्थानों पर जाते रहते हैं। इसी कारण से, और अगर व्यस्त नहीं भी होते हैं तो एक व्यस्तता उनका बहाना यहाँ पर दिखाई गई है। एक तरह से उनके अंदर एक ये अहंकार आ गया है कि मैं जो हूँ वो दूसरों से कुछ अलग हूँ। इसका उदाहरण हमें तब मिलता है जब एक विश्वविद्यालय की जो लड़कियां हैं उन्हें बुलाने के लिए आती हैं कि हमारे विभाग में आकर के आप छात्रों को संबोधित करें और जो है आपके समाजशास्त्र के बारे में उनसे चर्चा करें। तो इसी बात पर वो भड़क जाते हैं कि क्या मेरी इतनी ख्याति है कि मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, कि बड़े बड़े जो समारोहों के उद्घाटन होते हैं, अध्यक्षता होती है, वही मुझ पर शोभित होते हैं। छोटे कार्यक्रमों में जाना जो है मेरी ख्याति के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार उनकी जो समाज सेवी का रूप है उसके साथ ही बीच में जो अहंकार है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण मिश्रित रहते हैं, तो उनको यहाँ पर दिखाया गया है। ये उनके अंदर एक बनावटीपन सा दिखाई देता है कि किस प्रकार से जब वो इतने सम्मान पा लेते हैं तो अपनी व्यस्तता बताते हैं कि मैं कहीं जा नहीं सकता, या यूँ कहा जाए जैसे कि प्रारंभ के जो पृष्ठ है उनके अंदर दिखाया गया है कि जो व्यक्ति है जो वास्तव से वो अंदर से होता है वो बाहर दिखाई नहीं देता, और जो लबादा उसने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ होता है वो उसी में बंद करके रहता है। अगर व्यक्ति स्वयं चाहे तभी अपने आप में वो जो है बदलाव ला सकता है। इसके अतिरिक्त एक और उनकी जो विशेषता दिखाई देती है कि वो क्या है, वाक कुशल है। अपनी बातों को कहने का जो ढंग है उनका, क्योंकि वो इतने बड़े पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति हैं तो समाज में या लोगों से किस प्रकार से बतियाना है ये उनकी कुशलता को यहाँ पर दिखाता है कि किस प्रकार से वो आने वाले लोगों से कैसी बातचीत करते हैं और कोई भी समस्या जो आती है उसको किस प्रकार से सुलझा लेते हैं। जैसे कथा नायिका के पति के द्वारा जो मकान खरीद लिया जाता है और उसके अंदर जो उन्हें तकलीफ़ें होती हैं उसका समाधान करने में भी वो अपने वाक चातुर्य का ही परिचय देते हैं। दूसरी तरफ उनकी जो प्रवृत्ति दिखाई देती है उनकी चारित्रिक विशेषताओं को देखते हुए वो है नास्तिक प्रवृत्ति, क्योंकि उनके व्यक्तित्व के अंदर जो बाह्य आडंबर हैं, पूजा पाठ हैं, उनके प्रति उनकी अरुचि है। जैसे कथा नायिका उनके अपने घर पे जब उन्हें बुलाती है तो मंदिर में उसके पति जो हैं बैठे होते हैं, और जो उनके देखने से ही या उनका ज्योतिष का जो ज्ञान बांटना है उनकी पत्नी के साथ जाकर उसकी पत्नी जब पूछती है तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके मन के अंदर एक अच्छे से भाव नहीं जगाती, अर्थात मतलब उनको ईश्वर के प्रति ऐसी आस्तिकता नहीं है कि
वो उस युवा गुरु से प्रभावित हो जाएं जो बातें वो कह रहा है, क्योंकि उन्हें साफ दिखाई दे रहा होता है कि जो वो कह रहा है वो उसके चरित्र में कहीं भी उद्घाटित नहीं होता है। और अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार जो कथा नायिका है, जो उनसे उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन वो उसकी सुंदरता के प्रति आकर्षित होते हैं। एक दो बार जैसे वो उसे छू कर देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन कथा नायिका के द्वारा जब उनके इस कृत्य को कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता तो उन्हें आत्मग्लानि भी होती है। अर्थात वो अपनी आत्मविश्लेषण में भी रहते हैं कि अगर उसने ऐसा किया है तो शायद ये जो मेरा कार्य था वो उचित नहीं था। इस प्रकार जो अपने चरित्र के जो अवगुण हैं उनसे वो पार पाने की चेष्टा भी करते हैं। और अपने पास जब कथा नायिका आती है तो वो उसे कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कोई ऐसा ही रिश्ता हो, बल्कि मैं तुम्हारे माँ बाप बहन भाई सब की तरह हूँ। तुम मेरे पास आकर के अपनी हर दुख तकलीफ़ जो है मुझसे कह सकती हो। यहाँ पर जो उनका रूप दिखाई देता है वो एक मार्गदर्शक का रूप दिखाई देता है। जैसा कि प्रारंभ में उनके बारे में कहा गया था कि किस प्रकार से वो जब अपने आप को जो है नहीं वो दिखाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो दिखाने की चेष्टा वो कर रहे हैं वो आंतरिक रूप से भी वैसे ही हो जाते हैं। हाँ, और उन्होंने अपने ही बारे में कहा है कि जैसे जो मैंने कुछ प्राप्त किया है आज तक जो जीवन के अंदर, ये मुझे कोई भी आकर्षित नहीं करता है। ऐसा कोई भी काम जो किसी प्राप्ति के लिए किया जाए वह उस चीज़ का बोध नहीं करा सकता। अर्थात वो जो है प्राप्त किया उसके प्रति उनकी जो बहुत ज़्यादा आसक्ति जो है वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि सफलताएं जो हैं लोग आकर के उनकी सफलताओं की बात करते हैं। इसी प्रकार से जो उनका जो व्यक्तित्व है धीरे धीरे इन घटनाओं के माध्यम से या जीवन के पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते उदात्त रूप में दिखाई देता है, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तित्व दिखाई देता है। अब वो कहते हैं कि जो मैंने किया है आज तक या अब जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं अपने जीवन की सार्थकता उसी में देखता हूँ। अब उनका ये कहना कि अब लोग अगर मुझे उच्च स्तर का बौद्धिक प्रतिष्ठित समाज सेवी मानते हैं, तो अगर मैं स्वयं अपनी नज़रों में ऊपर नहीं उठता और अगर मैं वैसा ही बना रहता हूँ तो मेरा ये जो रूप है वो मेरे किस काम का है। इस प्रकार ये जो प्रेम प्रकाश का जो चरित्र है वो कुछ अवगुणों को लेकर के और उनके गुणों को लेकर के मिश्रित रूप में दिखाया गया है। प्रारंभ में वो जिस रूप में पहले दिखाई देता है धीरे धीरे उसमें बदलाव आता जाता है। जहाँ पहले वो लोगों से मान सम्मान पाना चाहते थे, अहंकार में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे कथा नायिका के संपर्क में आने के बाद उनके चरित्र के अंदर परिवर्तन आता रहता है। वो आत्मविश्लेषक करके अपने अंदर के दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास जो है वो करते रहते हैं और निस्वार्थ भाव से अंत तक आते आते वो कथा नायिका की जो है पूर्णतः सहायता करते हैं। इस प्रकार एक नायक के अंदर जो विशेषताएं होनी चाहिए वो प्रेम प्रकाश के अंदर हैं। अगले वीडियो में हम कथा नायिका की चारित्रिक विशेषताओं की बात करेंगे। धन्यवाद।